हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने MPSC 001 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए थे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर्स तो आपको उसी वीडियो में मिल गए थे, लेकिन उसमें दो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपसे पूछा गया था कि आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बताने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर अगर उन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो जब भी आप अपना आंसर राइट करेंगे तो आंसर राइटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है अपने आंसर का वो बहुत ही अच्छा लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक आपके सामने मॉडल इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ जिसको आप अपने डिटर्मिनेंट्स वाले आंसर में यूज़ कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि A country's foreign policy does not emerge from a vacuum. It is guided and shaped by that country's history and culture. किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कभी भी सडनली कहीं से नहीं आ जाती, वो बनती है उसके हिस्ट्री से और उसके कल्चर से, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड वेरियस अदर फैक्टर्स के साथ साथ। बाकी वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, तो हम बताएंगे कि सम ऑफ देम आर लाइक जोग्राफी एंड द नेचुरल फ्रंटियर्स रिमेन अनचेंज, while like domestic and external environment frequently and at times recognizably change. There are several factors that have influenced and continue to influence the shaping of India's foreign policy. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं और आगे भी इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर ऑफ परमानेंट नेचर वाइल अदर्स चेंज विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट चेंज विद टाइम बट ज्योग्राफी कैन नॉट चेंज विद time. So in this section we will discuss major determinants of India's foreign policy with geography, history, culture, domestic situation, external environment, etc. तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि किसी भी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो कैसे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। सो India's geographical size and location have played vital role in shaping its foreign policy. यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंडिया का जोग्राफिकल साइज़ है और इंडिया की जो लोकेशन है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में। इंडिया इज़ अ वेरी बिग इन साइज। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद नियरली 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी। सो स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की हमारी टेरिटरी है। सो ऑन नॉर्थ वी शेयर बाउंड्रीज विद हिमालयन माउंटेन रेंज, और जो अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में हमारी 7500 किलोमीटर 7500 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है जो कि इंडियन ओशन को टच करती है विद द 3 साइड्स। जैसे कि जो हमारे इंडिया का मैप है आप देखेंगे जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह की शेप का है। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कोस्ट लाइन क्या होती है। जब भी आप ऐसे करके देखेंगे इंडिया का मैप तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना यहाँ पे, यहाँ साइड में ये सारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपकी अरेबियन सी, यहाँ है आपकी बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है आपका इंडियन ओशन है। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है इंडिया की इसे हम बोलेंगे कोस्ट लाइन। ठीक है, तो जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर लंबी है। अब बताना है कि अब जब कोस्ट लाइन होगी तो वहाँ से व्यापार होगा, व्यापार बढ़ेगा, चीज़ों का आदान प्रदान होगा। सो मोस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज़ रूटेड थ्रू द इंडियन ओशन जस्ट एज इंडियन हार्बर विटनेस डेंस ट्रैफिक ऑफ मर्चेंट शिप्स प्रिसीडिंग फ्रॉम और टुवर्ड्स यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशियन रीजन्स। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो इंडियन ओशन के थ्रू होता है। ठीक है, कौन कौन से जो आपके कंट्रीज़ हैं या फिर रीजन्स हैं जहाँ पे वो ट्रेड करते हैं, तो यूरोप में ट्रेड करते हैं, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशियन रीजन्स में। हैंस जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशन टू इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। तो यहाँ पे जो आपका इंडियन ओशन है
जो आपका इंडियन ओशन है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर। क्लियरली इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हैज़ परसीव्ड द नीड टू एंश्योर इट्स नॉर्दर्न फ्रंटियर्स अलॉन्ग विद टेरिटोरियल वाटर्स इन द इंडियन ओशन। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपने जो उसके कोस्ट लाइन है, जो उसकी इंडियन ओशन वाली टेरिटरी है, साथ ही साथ जो पहाड़ों वाली टेरिटरी है, उस सब को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखना, मिलिट्री बिल्डअप वहाँ पे ना हो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इंडिया फॉरेन पॉलिसी बनाता है। तो इस तरह से जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि कोस्ट लाइन, पहाड़, ये सारी जो चीज़ें हैं किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के एक डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले फैक्टर की तरफ। जो हमारा अगला फैक्टर है वो है हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री और वहाँ के ट्रेडिशंस भी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करते ही हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ मिरर टू इट्स हिस्टोरिकल हेरिटेज। इंडिया नेवर माउंटेड एग्रेसिव कैंपेन्स आउटसाइड द कंट्री फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इंडिया ने कभी भी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए कभी भी किसी के साथ कैंपेन नहीं करे, झगड़े नहीं करे। इंडीड इट वॉज टारगेटेड, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर टारगेट हुए हैं, हम पे इन्वेजन्स हुए हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ आई हैं, उन्होंने हम पे कब्जा करा है। ठीक है, फिर उन्होंने हमारे लोकल कस्टम्स अपना लिए या कभी हमने उनके कस्टम्स अपना लिए। नॉट ओनली दिस, the legacy of ancient civilization and culture also helped in foreign policy formation। तो जो भी legacy हमें अपनी ancient civilization से मिलती है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ वसुदेवा कुटुम्बकम। स्टूडेंट्स, अभी G20 आया था, उसका भी यही नारा था, वसुदेव कुटुम्बकम। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ल्ड। ठीक है, वन वर्ल्ड। G20 का जो कंप्लीट उसका है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो क्या है। इसके अलावा भी और भी है, वन वर्ल्ड के अलावा वन अर्थ एंड ऐसा ही कुछ समथिंग है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हैव बिकम डाउन द पीपल ऑफ इंडियाज फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड द स्पिरिचुअल वर्क्स ऑफ ग्रेट मैन लाइक स्वामी विवेकानंद। पर्टिकुलरली द वैल्यूज दैट हैव हेल्प इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 3 वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है हमारा टॉलरेंस, नॉन वायलेंस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इन तीनों को ध्यान में रखकर ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनती है। अब हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कैसे किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, द पोजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द कंपल्शंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द कोर्स ऑफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में एक रोल प्ले करते हैं। लो इकोनॉमिक प्रोफाइल कुड इम्पिंज ऑन अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव रोल इन फॉरेन अफेयर्स। अगर हमें फॉरेन अफेयर्स में, अगर हमें इंडिया के बाहर वर्ल्ड में अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। तो वो कैसे होगा? जब हमारी इकोनॉमिक प्रोफाइल, जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज क्लियर टू आवर लीडर्स दैट द कंट्री नीड्स help from foreign governments in respect of transfer of funds, import of equipments and finished goods, export of Indian commodities and goods, training of technical personnel, etc. etc. तो ये हमारे लीडर्स के सामने ये बात क्लियर थी कि अगर हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं तो हमें कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होगी। सो इन एन आइडियोलॉजिकली पोलराइज्ड वर्ल्ड, उस टाइम पे आपको पता है कोल्ड वॉर चल रही थी जब देश आज़ाद हुआ। जो वर्ल्ड था वो पोलराइज था। पोलराइज का मतलब होता है जो वर्ल्ड है वो 2 महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था। कोई सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था, कोई यूएस को सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह से जो वर्ल्ड है उसका डिवीजन हो रखा था। जो सोवियत यूनियन थी वो सोशलिस्ट थिंकिंग को सपोर्ट करती थी। ठीक है, अब इंडिया के सामने एक ऑप्शन था कि वो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ जाए। ठीक है, इंडिया अगर उसको फ्रेंडशिप बना के रखनी है, पर इंडिया को दोनों साइड से चाहिए था। तो इंडिया ने जो इकॉनमी अपनाई स्टूडेंट्स, वो थी आपकी मिक्स्ड इकॉनमी। आपने 11th क्लास में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है। ठीक है, सो बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, साथ ही साथ जो इंडिया है उसने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई।
इंडिया होप्ड फॉर असिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कैंप्स। अब इंडिया को सोवियत यूनियन से भी असिस्टेंस चाहिए, साथ ही साथ यूएसए से भी। एज अ पैरेलल टू दैट एक्सटर्नल पॉलिसी, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच दैट कंबाइंड पब्लिक सेक्टर विद हैवी स्टेट इन्वेस्टमेंट। जब भी आप मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाओगे तो पब्लिक सेक्टर और स्टेट दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट रहता है उसके अंदर। लेकिन अगर आप सोशल वाला अपनाते हो, सोशलिस्ट वाली आइडियोलॉजी अपनाते हो जैसे कि सोवियत यूनियन में थी, तो उसके अंदर जो सारे के सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सरकार लेती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी सरकार की होती हैं, ठीक है। पर मिक्स इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। अब चलते हैं अपने लास्ट डिटर्मिनेंट की ओर। जो हमारा लास्ट डिटर्मिनेंट है उसमें बताया गया है नेचर ऑफ लीडरशिप। नेचर ऑफ लीडरशिप भी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा लीडर अच्छा है तो वो अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगा, हमारा लीडर की जो भी आइडियोलॉजी है पॉलिसीज़ भी वैसी ही बनेंगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ लीडरशिप भी एक डिटर्मिनेंट है फॉरेन पॉलिसी का। द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हु स्टर्ड इंडियाज पॉलिसी फॉर मोर देन 1.5 decade, was widely regarded as internationalist in outlook with a preference of enlightened rather than narrow और self-centered approach to problems. So students, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कम से कम 10 साल, ठीक है, मोर देन 1.5 decade, 10 या 15 साल उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब वो थे थोड़े से इंटरनेशनलिस्ट, वो एनलाइटनमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, नैरो नहीं थे, सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे, उनकी अप्रोचेस थोड़ी सी डिफरेंट थी। ही वॉज इंडीड रिगार्डेड एज अमंग द टॉलेस्ट ऑफ विजनरीज इन हिज टाइम्स। उस टाइम पे उनका बहुत ही नाम था। Understandably, therefore, India's foreign policy during his tenure was more committed to the collective good of the Committee of Nations in relations to concerns like world peace and disarmament, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उनके टेन्योर पे वॉज मोर कमिटेड टू द कलेक्टिव गुड ऑफ द कॉमिटी ऑफ नेशंस। केवल उसमें इंडिया का ही भला वो नहीं सोचते थे, बाकी नेशंस का भी भला सोचते थे। वर्ल्ड पीस के बारे में बात करते थे और डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते थे। उनके टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी पंचशील, was a typical representation of the Nehruvian outlook of approaching problems with other countries. जो नेहरू थे वो पंचशील में विश्वास रखते थे। पंचशील के बारे में भी अगर आप कुछ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सो नाउ quite contrasting in the case of the influence of his daughter Indira Gandhi, by nature she came out as strong and decisive personality. उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई जो कि उनकी डॉटर थी, वो थोड़ी सी डिसीजिव थी, ठीक है। हर प्रोक्लिविटी टू बी प्रैग्मेटिक एंड सेंसिटिविटी टू द इम्पेरेटिव्स ऑफ वाइटल नेशनल इंटरेस्ट लेफ्ट एन इम्प्रिंट ऑन रीओरिएंटिंग द फॉरेन पॉलिसी अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ रियलिज्म मोर देन आइडियलिज्म। तो वो रियलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करती थी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फॉरेन पॉलिसी के, हमने 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।